खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे परिवर्तन के 9 वर्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित परिवर्तन के 9 वर्ष प्रगति से समृद्धि तक उत्तर प्रदेश सबसे आगे सम्मेलन में प्रदेश की बदलती तस्वीर का खाका पेश किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 9 वर्षों में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित किया है। इस खास रिपोर्ट को देखें। सीएम योगी के संबोधन की बड़ी बातें। उत्तर प्रदेश अब समस्या नहीं समाधान का प्रदेश है। 9 साल पहले जो प्रदेश पहचान के संकट से जूझ रहा था, आज वह देश के विकास का नेतृत्व कर रहा है। हमने तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की नीति पर काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदलने के 9वें वर्ष कॉन्क्लेव में प्रदेश के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, कृषि सुधारों और सुशासन में हुए क्रांतिकारी बदलावों को गिनाया, जिसमें मेट्रो और रैपिड रेल का विस्तार शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली और मेरठ के बीच इसकी शुरुआत प्रदेश की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। किसानों के हित में किए गए कार्यों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन को निःशुल्क जल उपलब्ध करा रही है। नहरों के जाल और ट्यूबवेल के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सुशासन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था के मामले में जो कड़े लक्ष्य तय किए थे, उनके परिणाम आज सबके सामने हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पिछले 9 वर्षों के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जिससे राज्य की पहचान वैश्विक स्तर पर बदली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश वासियों ने विश्वास करके उत्तर प्रदेश में एक डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। सरकार बनी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने, आपने देखा होगा सरकार जब बनी थी हमारी, तो मैंने लगभग 1 महीने तक केवल एक काम किया। मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे उन सबको मैं बिठाता था शाम को 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक, और केवल 2 मुद्दों पे चर्चा होती थी। एक, अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो उनके अलग अलग विभाग थे, उन विभागों के प्रेजेंटेशन होते थे, उन पे चर्चा होती थी, उनकी कार्य योजना बनती थी। 1 महीने तक यही हो रहा था। बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, सरकार चल रही है या ये सब हो रहा है। उनको नहीं पता था कि इस प्रेजेंटेशन में छुपा हुआ है, इस कार्य योजना में छुपा हुआ है एक उस नए उत्तर प्रदेश का भविष्य, जो अब बीमारू राज्य से भारत के ग्रोथ इंजन की एक नई यात्रा को प्रारंभ करने वाला है। 1 महीने तक हमारा चला था ये सब कार्यक्रम, और फिर 1 महीने के बाद तब हमने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक की थी। सीएम योगी ने स्पष्ट किया है कि प्रगति की पहली शर्त सुरक्षा है। यूपी में संगठित अपराध का खात्मा हुआ है। निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार किया गया है, जिससे यूपी निवेश का हब बना। साथ ही कहा कि सरकार की दंगा मुक्त प्रदेश की छवि ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों का भरोसा जीता है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र उसमें आप जाएंगे, आपको यूपी के अंदर डेवलपमेंट का भी, सुरक्षा का भी, यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट का भी, यूपी के अंदर एग्रीकल्चरल ग्रोथ का भी एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। एक नया मॉडल देखने को मिलेगा। अब विकास केवल लखनऊ में या वाराणसी में या गोरखपुर तक सीमित नहीं है।
75 के 75 जनपदों में विकास एक साथ प्रारंभ होता है, एक साथ चलता है। बिजली अब केवल लखनऊ, प्रयागराज या किसी एक जनपद में नहीं, सभी 75 जनपदों में और सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में समान रूप से मिलती है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं है। प्रदेश को उदीयमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। लाखों करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे। एक जनपद एक उत्पाद योजना ने एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित किया और स्थानीय शिल्पकारों को वैश्विक मंच दिया। साथ ही बताया कि प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, यशस्वी और कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बात करेंगे अगली खबर का, और अगली खबर है धामी का मिशन रोजगार। आपको बता दें, उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के द्वार खुल रहे हैं और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। आज देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के सैकड़ों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। स्वास्थ्य से लेकर उद्यान विभाग तक नए चेहरों के आगमन से सरकारी तंत्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखें। देहरादून की हवाओं में गुरुवार को उत्साह और उम्मीद की एक अलग चमक थी। मौका था उन हाथों को जिम्मेदारी सौंपने का जिन्होंने वर्षों से इस दिन का इंतजार किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और उद्यान विभाग के प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि जैसे ही अभ्यर्थियों के हाथ में उनके भविष्य का प्रमाण पत्र आया, उनकी मेहनत सफल होती दिखी और चेहरे खिल उठे। लंबे संघर्ष के बाद मिली इस कामयाबी ने न केवल युवाओं बल्कि उनके परिवारों के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चिकित्सा और उद्यान विभाग को नई शक्ति मिली है। नवनियुक्त अधिकारियों से अपेक्षा है कि अंत्योदय के भाव से काम करें और देवभूमि की सेवा को अपना धर्म समझें। सीएम धामी ने कहा कि हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और समयबद्ध है। आज चिकित्सा विभाग के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के फार्मासिस्टों एवं उद्यान विभाग में नवनियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका हमने संबोधन सुना। मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, सचिव स्वास्थ्य उत्तराखंड श्री सचिन कुर्बे जी, सचिव उद्यान डॉक्टर एस एन पांडे जी, हमारे वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में अवस्थापना स्ट्रक्चर बोर्ड के वाइस चेयरमैन श्री विश्वास डावर जी, श्री पुनीत मित्तल जी, सुनीता टमटा जी, रोशन जी, और हमारे डायरेक्टर साहब और सभी उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण स्वास्थ्य विभाग के और उद्यान विभाग के और अन्य विभागों के, और आज जिनके लिए ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और मैं आप सब लोगों को देखकर सच में अपने अंदर ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ, मैं भी और सब लोग भी। ऐसे सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, और उनको जितनी आज प्रसन्नता हो रही है उससे ज़्यादा प्रसन्नता उनके अभिभावकों को हो रही होगी, उनके अभिभावक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिशन रोजगार उत्तराखंड के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुआयामी अभियान है। ये मिशन केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वरोजगार, कौशल विकास और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में भर्ती घोटालों पर कड़ा प्रहार करते हुए युवाओं का भरोसा जीता है। उत्तराखंड में अब नकल माफियाओं के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से रुकी हुई भर्तियों को तेज गति से पूरा किया जा रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25% और सेवा क्षेत्र के लिए 10% तक की सब्सिडी दी जाती है। बजट 2026-27 में इसके लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में शुरू की गई इस योजना में विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं को 2 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 75% सब्सिडी दी जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में ये नवनियुक्त युवा रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। पारदर्शी भर्ती और समय पर नियुक्ति पत्र वितरण से युवाओं का सरकार पर भरोसा और मजबूत हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो अब अपने खास बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तिनके की तरह हवा में उड़ा शख्स। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में कुदरत का एक ऐसा कहर देखने को मिला जिसे देखकर लोग दंग रह गए। भमोरा थाना क्षेत्र के बबियान गांव में तेज आंधी के दौरान एक ग्रामीण टीन शेड के साथ तिनके की तरह हवा में उड़ गया और कई फीट दूर जाकर खेत में गिरा। इस हादसे में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि गुरुवार को इलाके में अचानक मौसम का मिजाज बदला, धूल भरी तेज आंधी चलने लगी। बबियान गांव में स्थित एक बारात घर की छत पर लगी टीन की चादरें तेज हवा के दबाव को झेल नहीं पाईं और उखड़ने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वहीं पास में मौजूद एक ग्रामीण ने शायद टीन को उखड़ने से बचाने या उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हवा का वेग इतना प्रचंड था कि वह शख्स टीन की भारी भरकम चादर के साथ हवा में लिफ्ट कर गया। आंधी उसे गुब्बारे की तरह उड़ाते हुए ऊंचाई पर ले गई और फिर कई फीट दूर ले जाकर एक खेत में पटक दिया। गांव के लोग इस दृश्य को देखकर सहम गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा। शानू कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, बरेली में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने भी देखा वो दंग रह गया। अब तेज आंधी तूफान का वो वेग देखने को मिला जिसमें एक व्यक्ति टीन शेड उड़ने के साथ वो हवा में गुब्बारे की तरह उड़ता दिखाई दिया। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने? देखिए महाराज, निश्चित तौर पे ये पहली बार ऐसी तस्वीर तो सामने आई जिसने हर किसी को दंग कर दिया और ये पूरा मामला कल देर शाम का है। और इसमें जो है भमोरा थाना क्षेत्र का बबियाना गांव है, वहां पर जो के रहने वाले हैं जिनका नाम नन्हे मियां उनको बताया जा रहा है। उनकी उम्र करीब लगभग 40 वर्ष या 50 वर्ष के समथिंग उनकी उम्र है और वो जो है अपना किसी कार्य से बारात घर में गए थे और बारात घर के पास अचानक से आंधी तूफान आ गया था और मौसम जो है एकदम से करवट ली थी। उसके बाद जो है जैसे ही वहां पर जो धूल मिट्टी के वो गुब्बारे उड़ने लगे, इसी दौरान वो जो है वहां पर एक रस्सी पकड़ करके जो है खड़े हो गए थे। इसी दौरान वो रस्सी जो है टीन सेट से, यानी कि जो बारात घर का टीन सेट था उससे बनी हुई थी। एक तेज झोंके ने जो है उस टीन सेट को उड़ा दिया और उस टीन सेट की पकड़ में जो नन्हे मियां थे वो भी साथ में उड़ते चले गए और करीब बताया जा रहा है करीब 50 फीट की ऊंचाई से जो है उनकी छलांग लगी और वो 50 फीट की मतलब जो ऊंचाई पर जो है करवटें लेते हुए जो है वो गिरे और खेतों में जाकर के उन्होंने छलांग लगाई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो गए। जब उनको होश आया, उनका कहना है जैसे तो फिलहाल सानू आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। तो खेत में गिरने से गंभीर चोट इस शख्स को आई है जो हवा में उड़ता दिखाई दिया है। तेज आंधी तूफान का वेग इतना प्रचंड था कि टीन शेड के साथ ये युवक, ये नौजवान भी हवा के तेज वेग में गुब्बारे की तरह उड़ता नजर आया और हवा ने खेत में ले जाकर उसको पटका। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जिसको गंभीर चोटें भी आईं। और अब बात करेंगे घर या सांपों का अड्डा। सीतापुर जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के
नेपालपुर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान के बेडरूम से अचानक एक के बाद एक दर्जनों सांप निकलने लगे। बताया जा रहा है कि करीब 24 सांप निकले। जिस कमरे से सांप निकल रहे थे उसी कमरे में मकान मालिक रोजाना सोता था। शुरुआत में परिवार को जूते के अंदर एक सांप दिखाई दिया, जिसके बाद डर के माहौल में आसपास के लोगों को बुलाया गया। लोगों ने जब कमरे की तलाश शुरू की तो हर कोई हैरान रह गया। कमरे में रखी अलमारी और सामान के पीछे से लगातार सांप निकलने लगे। देखते ही देखते सांपों की संख्या बढ़ती चली गई, जिससे पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कुछ सांपों को मार दिया, जबकि कई सांपों को पकड़कर घर से बाहर छोड़ दिया गया। 15, 16, 17, 18 सब कितने मिले हैं? 25, 24। अच्छा, 24-25 सांप निकल चुके हैं। कहाँ थे ये? यही नीचे। अच्छा, अलमारी के नीचे। हाँ। या यहाँ फर्श पे। हाँ। या वहाँ सोफा के। किसका घर है ये? मास्टर साहब हैं। हाँ। आप वहाँ काम करते हैं? हाँ। क्या नाम तुम्हारा? राजेंद्र। तो घर सांपों का अड्डा बना नजर आया। घर में निकले 2 दर्जन से अधिक सांप, जिससे हड़कंप मच गया। 15, 16, 17, 18 सब कितने मिले हैं? तो घर में निकले 2 दर्जन से अधिक सांप, और सांपों की इतनी बड़ी संख्या देखकर लोग जो है वो सहम गए। घर में 2 दर्जन से अधिक सांप निकले और बताया जा रहा है कि इसी घर में, इसी मकान में मकान मालिक जो है वो सोता था, और बड़ी संख्या में एक के बाद एक निकलते हुए सांपों को देखकर वहां मौजूद लोग जो है हैरान रह गए। कपड़ों की अलमारी, बेड के पीछे, इधर उधर जहां भी लोग देखते थे उन्हें सांप ही मिलता था। करीब 24 से 25 सांप इस एक कमरे से निकले, जिसके बाद लोग हैरान रह गए। कुछ सांपों को आसपास के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जबकि कुछ को पकड़कर उनको छोड़ा गया। अबरार अली हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, सीतापुर में ये घटना सामने आई है। एक घर में 2 दर्जन से अधिक सांप जो है वो मिले हैं, जबकि इसी घर में लगातार, इसी कमरे में लगातार मकान मालिक निवास करता था, वो सोता था। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला सीतापुर के कोतवाली देहात क्षेत्र के नेपालापुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक सरकारी मास्टर हैं और उन्हीं का आवास पक्का घर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई कच्चा मकान बना हुआ था, लेकिन पूरा पक्का मकान, टाइल्स लगी हुई है। लेकिन उसके घर के अंदर जहां वो लेटते थे वहीं सोफा पड़ा था, वहीं बेड पड़ा, उसी पे लेटते भी थे। वहीं पर जब वो सांप निकले, इसी एक को सांप देखने के बाद जब उन्होंने सफाई कराई और दूसरे लोगों ने बुलाया, तब जाकर एक से एक सांप निकलते ही गए और लगभग 24 सांप घर के अंदर से निकले हैं। तभी से घर में हड़कंप मचा हुआ। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी भीड़ लग गई और मास्टर साहब भी अब डरे हुए हैं कि उस बेड कमरे पर कैसे जाएं और कैसे रहें, कि कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है कि एक घर से अगर 24 सांप निकलेंगे तो कैसे, उनका खुद डर रहे हैं कि आखिर उसी कमरे में वो रहते थे और किस तरह से रहते थे। जी बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घर बना सांपों का अड्डा, सीतापुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। घर में निकले 2 दर्जन से अधिक सांप, जिसको देखकर लोग सख्ते में आ गए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे मौत का रास्ता। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे एक्सप्रेस वे मौत का रास्ता। उत्तर प्रदेश के बांदा में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। देहात कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडरों से लदी एक डीसीएम और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में एक पुरुष और 4 महिलाएं सवार थीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर आगे चल रही डीसीएम में पीछे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य घायल का इलाज जारी है। आज मॉर्निंग में 8:30 बजे इस घटना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें एक स्कॉर्पियो एन जिसमें 5 लोग सवार थे, एक मेल चालक, 3 महिलाएं और एक बच्ची, और एक डीसीएम का जो ट्रक था जिसमें खाली सिलेंडर ले जाए जा रहे थे।
दोनों जो है मूवमेंट में थे। पीछे से स्कॉर्पियो जो है उसने, देखिए आज दिनांक 14 मई को जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात में लगभग सुबह करीब 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक DCM और एक स्कॉर्पियो की भिड़ंत हो गई। सूचना प्राप्त होते ही जितने भी हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, जो थाने की फोर्स, जो ट्रैफिक की फोर्स है 112, जो फायर की गाड़ियां हैं, मेडिकल, सभी लोग मौके पर पहुंचे। DM साहब मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया। इसमें जो अभी तक संज्ञान में आया है, बांदा से एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बांदा शहर के से जुड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में एक बड़ा भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां सिलेंडर से भरे DCM में स्कॉर्पियो ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हुए वहां पर मौत हुई है। हालांकि सूचना के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों मौके पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू करके उनको लोगों के शवों को निकाल रही है। लेकिन जिस तरीके से ये दुर्घटना आए दिन हो रही हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे बन करके रह गया है। हालांकि वहां पर लगातार पिकेट और सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन घटनास्थल पर उस समय मौके पर कोई भी उपलब्ध नहीं था। एक बड़ी दुर्घटना से जहां कुछ देर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हाहाकार मच गया। हालांकि 4 लोगों की मौत से आज बांदा के जिला अस्पताल में मातम सा छाया हुआ है। पुलिस ने शव को पंचनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी या इसी तरह ये दुर्घटनाओं का एक्सप्रेसवे बना रहेगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज के लिए भगत सिंह। और अब बात करेंगे PM की अपील बेअसर। खबर भिंड से, जहां भाजपा नेताओं और गाड़ियों के बड़े काफिलों के साथ निकलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ PM नरेंद्र मोदी ने आम जनमानस से ईंधन बचत की अपील की, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय भाजपा नेताओं के स्वागत में लगातार वाहनों के काफिले गुजरते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन यादव का मनोनयन के बाद प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान उनके काफिले में तकरीबन आधा सैकड़ा गाड़ियां शामिल दिखाई दी। ग्वालियर से भिंड पहुंचे लंबे काफिले से कई जगह लोगों को और आम जनमानस को जाम की समस्या का भी इस दौरान सामना करना पड़ा। घंटों जाम में फंसे रहे लोग PM की अपील का हवाला देकर सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग करिए, और देश का प्रधानमंत्री स्वयं लगभग प्रधानमंत्री के काफिले की सभी गाड़ियां हटा दी गई हैं। 2 गाड़ियां प्रधानमंत्री के काफिले में हैं और देश के ये तमाम छोट भैया नेता जो हैं वो किस तरीके से आप देख सकते हैं गाड़ियों का हुजूम, गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री की अपील का शायद इन लोगों पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है इनको। देश के प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती की है। तमाम प्रदेशों के हाई कोर्ट के जज और तमाम जो है बड़ी शख्सियत जो है वो साइकिल से सवारी कर एक संदेश दे रही हैं कि संकट काल में ऊर्जा की बचत कर हम राष्ट्रभक्ति अपनी प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो लगातार ऐसी अपील को नकारते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।